नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। आज के युग में हम अक्सर देखते हैं हर जगह डेवलपमेंट हो रहे हैं, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के पीछे डिस्ट्रक्शंस भी देखने को मिलते हैं। कहीं आग लगती है, कहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो हम बना लेते हैं, लेकिन उन बिल्डिंग्स में सेफ्टी का ध्यान रखना भूल जाते हैं। और इसी के साथ कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो खुद हमें अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन कुछ कम समझ की वजह से हम वो सेफ्टी का ख्याल नहीं रख पाते। आज इन्हीं सब सवालों के साथ हमारे बीच मौजूद है सेफ्टी एक्सपर्ट अनुपम शुक्ला जी। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन मैं आपका लोगों से करा दूं तो को फाउंडर, ट्रस्टी, इंस्पायर सेफ्टी फाउंडेशन और एक तरह से सेफ्टी एक्सपर्ट है। सर, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आज का जो युग है, विकास की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं विकास के साथ विनाश भी देखने को मिल रहा है। कहीं आग लग जाती है, कहीं हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो बना लेते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास साधन नहीं होता जब हम किसी मुश्किल में रहते हैं। तो इस विकास और विनाश को साथ साथ जो चल रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? सृष्टि, धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज का ये जो मुद्दा आपने उठाया है कि हमारा विकास तो हो रहा है, सब तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, रास्ते बन रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बन रही हैं, लेकिन उनके साथ साथ वहाँ पर कभी कभी हमको ऐसे समाचार मिल जाते हैं जो हमको दुख दे देते हैं। किसी की डेथ हो जाती है, किसी की समझो इंजरी हो गई, चोट लग गई, तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि विकास की कीमत हर किसी को चुकानी पड़ती है, लेकिन उसकी कीमत पैसे में हो तो अच्छा है, उसकी कीमत जान दे के ना चुकानी पड़े तो सबसे अच्छा होता है। तो सुरक्षा एक ऐसा, जो विकास और विनाश के बीच में जो सेफ्टी है, वो क्या है, शील्ड है। वो हमको विकास तो करने देगी, लेकिन हमको नुकसान से बचाएगी। तो मेरा सबको सजेशन ये रहता है कि आप जब सेफ्टी को फॉलो करेंगे, सेफ्टी अपने दिमाग में रखेंगे और हमेशा उसका पालन करेंगे, तो इस तरह की दुखद समाचार और इस तरह की दुर्घटनाएं होने से हम खुद को बचा सकते हैं, अपने सोसाइटी को बचा सकते हैं, और अपने देश का जो बहुत बड़ा एक जीडीपी का हिस्सा है, वो मतलब ये दुर्घटनाओं की वजह से चला जाता है, उसको भी हम लोग बचा सकते हैं। तो आज जब हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे तो उस पर बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे कि किस तरह से हम ये सब नुकसान जो हो रहा है, जो अनएक्सपेक्टेड नुकसान हमारे पास आ जाता है, उसको किस तरह से बचाया जा सके और हमको विकास का असली फ़ायदा किस तरह से होगा। बिल्कुल। अनुपम जी, आपने लोगों को समझा दिया कि आज का टॉपिक हमारा क्या रहता है। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी, क्योंकि गर्मी के दिन में हम अक्सर देखते हैं आग लगने की घटनाएं सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और अभी तो फ़िलहाल के दिनों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, चाहे वो दिल्ली के मालवीय नगर की घटना हो या लखनऊ में आग लगा। अभी नोएडा में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में आग लग गई थी और फिर बाद में हमें ये देखने को मिला था, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तो वहाँ पहुंची, लेकिन वो बिल्डिंग इतनी ऊपर थी कि हम पानी भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मालवीय नगर में रोड इतने सकड़े हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय पर वहाँ घुस नहीं पा रही हैं। तो ये जो अग्निशमन विभाग होता है या आप लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, किस तरीके से कॉल टाइम होता है, किस तरीके से व्यवस्थाएं उसके लिए होती है? इसमें मैं दो तीन चीज़ें बहुत समझने वाली और बहुत ज़रूरी हैं। एक तो क्या है कि सरकार ने हमारे लिए कानून बनाए हुए हैं, सुरक्षा को लेके, फायर सेफ्टी को लेके, सोसाइटीज़ के लिए भी, हॉस्पिटल के लिए भी, स्कूल्स के लिए भी, सबके लिए कानून तो है। लेकिन जो जब एक्सीडेंट होता है, जब दुर्घटना होती है, तो उससे बचने के लिए और नुकसान ना होने पाए उसके लिए हमको कुछ काम करने पड़ेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ समझने की ये है कि जो हमारे पास फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट है, जब हम लोग कॉल करते हैं, तो ये एक डिपार्टमेंट, ऐसा डिपार्टमेंट है कि जहां आप कॉल करोगे तो वो लोग रिस्पॉन्ड करेंगे ही करेंगे। कोई आज तक, मतलब मैंने तो पचासों डिपार्टमेंट, मतलब फायर सेफ्टी के पचासों स्टेशन पे मैंने काम किया है, तो इनके पास एक भी कॉल ऐसा नहीं होगा कि आप फ़ोन करो और ये लोग ना आएंगे ज़रूर, लेकिन जब तक ये आएंगे आएंगे तब तक नुकसान इतना ज़्यादा हो पाता है कि उसका जो नुकसान है उसकी भरपाई मुश्किल हो जाती है। तो जो फायर सेफ्टी है उसमें से जो प्रिवेंशन है वही एक अच्छा उपाय है। आप जितना प्रिवेंट कर सकते हो उतना प्रिवेंट करो, और जब फायर हो जाएगी तो फिर बचने का नुकसान बहुत, मतलब बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसे केस में मैं आपको बताऊंगा कि अगर समझो कभी आप फायर ट्रैप में फंस जाते हैं, तो सबसे पहले आप सुरक्षित जगह पर जाने की कोशिश कीजिए। जितनी जल्दी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगे उतना आप सेफ रहेंगे। आप बाकी की चीज़ों में मत पड़िए कि मैं कुछ निकाल लूँ, सामान निकाल लूँ, मेरा कुछ कीमती सामान आ रखा है या मैं
कुछ करके ले जाऊँ या मैं इससे लड़ सकती हूँ या लड़ सकता हूँ, आप ये मत करने की कोशिश कीजिए। अनटिल अनलेस आप फायर प्रोफेशनल और आप ट्रेंड हैं तब तो आप इसमें कुछ कर सकते हैं, और नहीं तो फिर ये इतनी जल्दी घटनाक्रम बदल जाता है कि आपको उसको बचने के लिए चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा, आजकल के सिचुएशन में क्या है कि टेम्परेचर बहुत बाहर गर्मी के सीज़न बढ़ में तो चुका बहुत है, ज़्यादा हाँ। हो जाता है। लोग क्या करते हैं, एसी को या समझो अपने घरों में जो भी सामान होता है उसको एकदम ठंडा करने की कोशिश करते हैं, तो बाहर का जो टेम्परेचर है और जो अंदर का टेम्परेचर है उसमें डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है। मशीनों की भी एक कैपेसिटी होती है, मशीन उससे ज़्यादा काम करने की क्षमता में नहीं हो पाती है। अगर समझो 1-2 घंटे मशीन चली तो उसको थोड़ी देर के लिए ब्रेक भी देना चाहिए, वो ठंडा हो जाएगा तो फिर से काम करेगा। लेकिन ठंडा करने वाली मशीन ही इतनी गर्म हो जाती है कि फिर वो काम नहीं कर पाती है, और फिर कभी ऐसी में कंप्रेसर ब्लास्ट हो जाता है, कभी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल ओवरहीट हो जाता है, और उसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप सेफ्टी को भी पहले समझने की कोशिश कीजिए कि मशीन के साथ भी सेफ्टी लगी हुई है। जैसे मशीन है तो मशीन भी तो जब सेफ़ कंडीशन मिलेगी तभी काम करेगी ना। मशीन की काम करने की कंडीशन ही अनसेफ हो गई तो अब तो वो सेफ्टी रखेगी नहीं, और फिर जब वो मशीन खुद सेफ नहीं है तो फिर आप भी सेफ नहीं है, फिर उसमें इस तरह की समस्या खड़ी हो जाती है। फायर होना एक बहुत कॉमन चीज़ है। जब किसी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा फिर वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है, हीट जनरेट होगी, उसमें धुआं उठेगा, सुलग जाएगी और फिर आग पकड़ लेगी, और जब एक बार आग लग गई तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर वो टेम्परेचर कंटिन्यूस बढ़ता रहता है, और फिर वो जो चीज़ कोई मुश्किल जलना होती है बाद में फिर बड़ी आसानी से जलना शुरू हो जाती है और नुकसान हो जाता है। तो फायर सेफ्टी को लेके मैं सबको एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे बाकी सब चीज़ें हम सीखने की कोशिश करते हैं कि हम चाहते हैं कभी हमको स्विमिंग सीखना है, हम चाहते हैं कि हम म्यूज़िक सीख लें, हम चाहते हैं कि हम ये चीज़ सीख लें, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भले से लाइफ में और दूसरी चीज़ को सीखें ना सीखें, लेकिन फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग एक जरूर लीजिए। कभी भी आप अपने फायर स्टेशन के आसपास जाइए, बहुत सारे मतलब एनजीओज़ हैं, बहुत सारे ट्रस्ट हैं, बहुत सारे तरह के वॉलंटियर्स हैं, अलग अलग तरह के लोग सिखाते रहते हैं। भले से आप 2 घंटे के लिए जाइए, एक बार प्रॉपरली ट्रेनिंग लीजिए, एक्सटिंग्विशर कैसे चलाना है, अगर हम कभी फंस गए इस सिचुएशन में तो कैसे बचना है, एक बार प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। भले से ज़िंदगी में मैं तो बोलूँगा कि भगवान ना करे कि आपको ऐसी सिचुएशन का फ़ायदा में कभी फंसना पड़े, लेकिन एक बार आप करके देखिए, और अगर आप करके देख लेंगे और कभी ज़रूरत पड़ गई तो उसमें आपको बचने का रास्ता ज़रूर निकलेगा। बिल्कुल। अनुपम जी, जैसे आग लगने की हाल ही की कुछ घटनाएं थी, उसमें हमने देखा कि लोग बचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार होता है कि जैसे जो स्काई हाई बिल्डिंग्स होती हैं तो वहाँ पे 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो लिफ्ट होता है, या तो अब 20 फ्लोर की बिल्डिंग है तो सीढ़ी है। अब वो सीढ़ी से क्या है, धुआं सबसे पहले नीचे अगर आग लगी है तो धुआं ऊपर जाता है, तो सीढ़ी भी ब्लॉक हो जाती है, और ऐसी स्थिति में हम लिफ्ट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वैसी स्थिति में फिर क्या ऑप्शन होता है? और वो ऐसी स्थिति होती है जब आसपास आग लगी है तो आप तो खुद पैनिक में रहते हैं, उस पैनिक के साथ कैसे डील कर सकते हैं? हाँ, आग लगने की सिचुएशन में सबसे पहले जो ज़रूरी है वो क्या है कि दिमाग को शांत रखना। पैनिक होने में क्या होता है कि जो सल्यूशन हमको सामने दिख रहा होता है वो मुश्किल हो वो भी जाता है, वो बंद हो दिखता है, जाता है, बंद हो हाँ। जाता है। अच्छा, जब आग लगती है तो धुआं क्या होता है कि नॉर्मली ऊपर निकलता है, तो लोग पैनिक हो जाते हैं, लेकिन धुआं निकलने का चक्कर क्या होता है कि अगर समझो आप वहाँ पे फायर एग्जिट है और आप ऊपर निकल गए, तो थोड़ा ऊपर निकलने के बाद जब तक कि आग ऊपर पहुँचेगी तब तक आप काफ़ी एरिया में सेफ हो सकते हैं। सबसे ऊपर निकल गए, कुछ ना कुछ वहाँ पे बचने का उपाय रहता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, फायर हाइड्रेंट होते हैं, सोसाइटी में व्यवस्था रहती है। लेकिन चूंकि हम लोग कभी कभी सोसाइटी का रेगुलर ऑडिट नहीं करते हैं, फायर सेफ्टी का ऑडिट नहीं करेंगे, वो इक्विपमेंट जो उपकरण वहाँ लगाए हुए वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग ध्यान में नहीं देते, और फिर जब आग लगती है फिर वो काम नहीं करते, और वो नहीं करते तो फिर वो घटना और गंभीर हो जाती है। इनसे बचने का उपाय क्या है कि हर साल में एक बार अपने सोसाइटी का सेफ्टी ऑडिट कराइए। आप अगर किसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं तो आप अपने सोसाइटी के चेयरमैन को, सेक्रेटरी को पूछिए कि भाई इसका ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो इसका ऑडिट कब होगा। ये एक कंपलसरी चीज़ है। एज ए कंज्यूमर, एज ए कस्टमर आपको सेफ्टी अपना हक है, और ये हक आपको उनसे मांगना पड़ेगा। आप किसी होटल में जाते हैं तो आप होटल वाले को पूछते हैं ना कि आपके यहाँ कुक कैसा है, खाना कैसा बनता है, फर्नीचर कैसा है, एकोमोडेशन कैसा है, लाइनन कैसे है, सारे। तो आप एक बार उसको ये भी पूछिए सेफ्टी। कि भाई आपके यहाँ कभी सेफ्टी ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ है, आपके यहाँ फूड सेफ्टी ऑडिट होता है कि नहीं होता है, कि आप पैसा दे के जहर खाने जा रहे हो या पैसा दे के मुसीबत में फंसने जा रहे हो। जो बहुत सारे होटल में ऐसा होता है कि वहाँ पर अगर कस्टमर अवेयर हो तो वहाँ जाके वो रुकेगा ही नहीं, वो जानता है
कि इस तरह की जगह पे हम रुकेंगे तो फंस सकते हैं, तो आप जानबूझ के वहाँ पे नहीं फंसेंगे। लेकिन चूंकि हमको ही जानकारी कम होती है और सामने वाला भी हमको ठगने के लिए बैठा हुआ है, तो दोनों जगह पे जाके फिर इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। अब जैसे ये मालवीय नगर का रिसेंट केस हुआ है, तो ये केस में क्या हुआ है कि एक बार गलती हुई, फिर वो गलती और बड़ी हो गई। हमने गवर्नमेंट ने जहाँ परमिशन दे, भी तो चूँकि मैटर ये कोर्ट केस में चल ही रहा है और इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसमें जो फाइंडिंग आएंगी वो आएगी। लेकिन अगर आप बाहर से बाहर देखेंगे तो क्या होता है कि एक छोटी बिल्डिंग थी, उसमें कम लोगों को रहने के लिए परमिशन दी गई थी, फिर उसमें और कंस्ट्रक्शन हुआ, फिर और लोग रहने लगे। अब जहाँ पे कम लोगों को रहने के लिए व्यवस्था है, वहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे तो प्रेशर तो आएगा ही, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर आएगा। वो अभी पावर कनेक्शन वहाँ पे कितना दिया था, उससे ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, जितने लोग रहने चाहिए तो उससे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो सबसे बड़ा जो कंप्रोमाइज़ होगा वो सेफ्टी पर ही होगा, और सेफ्टी पे कंप्रोमाइज़ होता रहा और एक दिन ऐसी नौबत आ गई कि जब वहाँ पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता आगे, और फिर डेथ ही आ जाती है। तो एज ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल आपको पहले अपनी लाइफ की परवाह करनी है और देखना है कि वहाँ पर जहाँ हम जा रहे हैं, जहाँ हम रुक रहे हैं, उसके आसपास में सेफ्टी के सारे नाम सेट है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर आपको कॉल लेना है और उसके आगे बढ़ना नहीं है। बिल्कुल, मतलब आपका कहना है कि एज एन इंडिविजुअल हमारी सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी कहीं ना कहीं है, और जो आसपास हमारे परिवार है उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी। अनुपम जी, अक्सर हम देखते हैं कि जैसे ये नोएडा है, दिल्ली है, रोड सेफ्टी की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े जो रोड्स यहाँ पर भी हम देखते हैं कि रोड्स अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे बना दिए जाते हैं, लेकिन जब गाड़ियाँ चलती है तो कहीं ना कहीं जो बड़े वाहन हैं उनका ज़्यादा दबदबा रहता है और छोटे वाहन अक्सर हम देखते हैं कि एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। अब एक्सीडेंट तो किसी के हाथ में नहीं है, कई बार होता है कि स्पीड भी क्योंकि हाईवेज़ में स्पीड लिमिट भी सेट होती है कि आपको इस रफ्तार में ही चलाना है, लेकिन रफ्तार का कहर फिर भी देखने को मिलता है। तो वैसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं रोड सेफ्टी को लेकर के? और कई बार हम ये बोलते, जैसे कि आपने बोला प्रिवेंशन की आपने बात की, बच्चे स्कूल जाते हैं, जो उनके ऑटोज़ रहते हैं या बसेस रहते हैं उसमें सीट्स कम रहती है, लेकिन हम देखते हैं अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में भर दिए जाते हैं क्योंकि उनके पास सीट्स अवेलेबल नहीं है, या जो भी वहाँ से ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। वैसी स्थिति में कैसे करें? ये दोनों का मैं आपको दो स्टेप में जवाब दूंगा। पहले तो ये समझ लीजिए कि सेफ्टी क्या है। ज़्यादातर लोगों को सेफ्टी क्या है ये चीज़ समझ ही नहीं आती है। उनको लगता है कि सेफ्टी से रिलेटेड कोई कानून है, तो अगर कानून है तो कुछ नहीं होगा तो सरकार काम करेगी। अच्छा, अगर सेफ्टी सरकार की जिम्मेदारी है तो सरकारी लोग आएंगे हमको मुसीबत से बचाएंगे। मैं आपको सेफ्टी को दूसरे तरीके से समझाता हूँ, और ये आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके दर्शकों को भी बताऊंगा कि आप ये दो तीन चीज़ों को समझेंगे तो कभी भी आप मुसीबत में नहीं फंसेंगे। सबसे पहला, सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी है, समझना है। तो आप कोई काम ऐसा मत कीजिए जिसमें आपका खुद का नुकसान हो। प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आपको खुद को चोट लग जाए, आपकी जान चली जाए, आपकी प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाए, आप कोई ऐसा काम मत कीजिए। जैसे आप स्कूटर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, आप इस तरह से मत चलाओ कि आपकी स्कूटर को टक्कर लग जाए, आपकी कार को टक्कर लग जाए। आपकी जिम्मेदारी है। दूसरे को क्या होगा वो तो बात की चीज़ है, पहले अपने को बचाना हमारी जिम्मेदारी। तो प्रोटेक्ट योरसेल्फ पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला ये है कि अपनी गलती से किसी दूसरे का नुकसान न होने पाए। प्रोटेक्ट अदर्स फ्रॉम योर मिस्टेक, दूसरी जिम्मेदारी बन जाती है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी वजह से किसी और को नुकसान ना होने पाए। ये दूसरा कारण हो गया। और तीसरा कारण हो गया कि किसी और की गलती से हमारा नुकसान ना होना पाए। हमको मालूम है कि ये यहाँ पर बाइक वाले जाते हैं, यहाँ कार वाले जाते हैं, तो हम यहाँ पैदल नहीं जाना चाहिए। अगर मैं वहाँ पैदल जाऊँगा तो चांस है कि हमको टक्कर लग जाएगी। तो प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। हो सकता है उसका इंटेंशन ना हो टक्कर मारने का, लेकिन लगते लगते आपको टक्कर लगी जाएगी। ठीक है, तो अगर ये तीन चीज़ों का आप ख्याल करेंगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। मैं आपको उतना एश्योरेंस अपनी तरफ से दे सकता हूँ। ये तो हो गया पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी बात आ जाती है कि आपकी जो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो राइट भी होगा, हक भी है ना। हक भी है, तो सेफ्टी आपका हक है। अब जहाँ पर आपकी जिम्मेदारी नहीं वहाँ पर आपका हक है। जैसे आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो आपके बच्चे स्कूल से वापस आ जाएंगे। आप उनको पूछोगे कि भाई आज टीचर ने क्या सिखाया, मैथ्स में क्या सिखाया, हिस्ट्री में क्या सिखाया, केमिस्ट्री में क्या सिखाया, फिजिक्स में क्या सिखाया, टीचर ने पीटी में क्या सिखाया। आप सब पूछते हो। आप एक बार उसको ये भी पूछो
कि आपका जो बस ड्राइवर है या ऑटो ड्राइवर है उसने सिग्नल तो नहीं जम किया। बिल्कुल। आप एक बार पूछो उसको। अब देखो वो क्या जवाब देता है। अगर वो बोलता है कि नहीं इसने जम किया था, तो आप बोलोगे अच्छा अच्छा जम किया था, कोई बात नहीं है। अब आप यहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर गए। क्या कंप्रोमाइज़ कर गए? सेफ्टी कंप्रोमाइज़ कर गए। आपने उस समय क्या करना चाहिए, आप वापस बच्चे की डायरी लेके उस पर लिखे कि माई किड हैज़ मतलब इन्फॉर्म दैट द ऑटो ड्राइवर इज़ जंपिंग सिग्नल, और ये उनके टीचर को बताओ। बिल्कुल। और टीचर को बोलो कि प्रिंसिपल को बुलाओ। प्रिंसिपल को बोलिए कि वो ऑटो यूनियन के या जो बस टैक्सी यूनियन वाले हैं उनके ड्राइवर को बताओ। अगर ये प्रोसेस जो मैं अभी बता रहा हूँ ये सारे स्कूल के पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कल से करने लगे, तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि अगले साल एक भी बच्चे का एक्सीडेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ड्राइवर अलर्ट हो जाएंगे कि पेरेंट्स आपको देख रहे हैं। आप अपने बच्चे की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ खुद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि बच्चे की सेफ्टी की जिम्मेदारी ऑटो ड्राइवर की है। आपके बच्चे की जो जिम्मेदारी है वो बस ड्राइवर की है, या बच्चे की तो टीचर की है, और नहीं तो प्रिंसिपल की है और स्कूल की है। मैं सच बोल रहा हूँ, इनमें से किसी की भी नहीं है। सबसे पहले जिम्मेदारी आपके बच्चे की आपकी है। आप उसको पूछिए। और अगर आपके बच्चे की सेफ्टी कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है तो आपको हक है कि सबसे पहले आप आवाज़ उठाइए। टीचर को लिखिए, प्रिंसिपल को लिखिए, न्यूज़ चैनल को बोलिए, सीएम को ट्वीट किया। आजकल तो ट्विटर है। आप एजुकेशन मिनिस्टर को ट्वीट कर दो ना कि ट्वीट स्कूल करके ड्राइवर टैग चल कर रहे सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हो। आपको जब करने जाएंगे तो इसका इज द लिमिट, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि हमको ये लगता है कि ये जिम्मेदारी किसी और की है। ये जिम्मेदारी आपकी है। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ। और पहला कदम आपका ही सेफ्टी की तरफ बढ़ेगा, फिर बाकी दुनिया आपकी तरफ चल के आएगी। आप अपने जब बच्चे की डायरी में लिखेंगे कि हमारा ऑटो ड्राइवर या बस ड्राइवर या सिग्नल जम करता है, तो टीचर भी एक्शन लेगी, प्रिंसिपल भी एक्शन लेगी, बस का मालिक भी ड्राइवर के ऊपर एक्शन लेगा, आरटीओ भी एक्शन लेगा, गवर्नमेंट भी एक्शन लेगी। लेकिन चूंकि आप नहीं उठा रहे, इसके लिए बाकी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेफ्टी में पूरी सरकार, पूरी दुनिया आपके साथ है। सिर्फ आप अपना कदम है कि सेफ्टी की तरफ बढ़ाइए। बिल्कुल। अनुपम जी, आपने बस और ऑटो ड्राइवर्स की बात की। मैं एक इंसिडेंट आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी, उसका जवाब भी मुझे आपसे चाहिए होगा। एक बार क्या हुआ था कि मैं कैब से हॉस्पिटल जा रही थी। अब मैं पीछे बैठी हूँ, जैसे यूजुअली हम कैब बुक करते हैं, हम पीछे बैठते हैं, हम जा रही हूँ। रास्ते में जैसे ही कैब को मोड़ना था वापस लेके, तो उनको अचानक से मिर्गी कहते हैं ना, मिर्गी का दौरा आ गया। अब वो गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी ऑन है, और वो डिसबैलेंस हो गई। अब मुझे उस टाइम समझ नहीं आया, मैं खुद पैनिक में थी कि ये क्या हो रहा है, और अचानक गाड़ी क्या हो रही है और इनको क्या हो रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि मैंने अक्सर देखा है, जैसे हम कोई खबर पढ़ते हैं तो बस जो ड्राइवर है उनकी आई साइट या तो कमज़ोर होती है, या तो कुछ ऐसी नींद की झपकी लग गई, इसलिए बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो फिजिकली फिट नहीं होते। लेकिन हम देखते हैं कि जो ये ड्राइवर्स जैसे कि लोग हैं, आमतौर पर ये गरीब तबके के लोग होते हैं। वो अगर अपनी बीमारियां, अपनी कमज़ोरियां बता दे तो उनकी नौकरी जाने का भी खतरा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम जो जैसे ड्राइवर या वॉचमैन जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो हम बस देखते हैं कि उसके लिए कोई वो नहीं है कि आपको इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, या उसके लिए कोई मेजर नहीं है कि आप यहाँ तक ही फिट होगे। तो आपको क्या लगता है कि उन सब, ये भी जॉब तो इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि वहाँ पर भी तो अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है या कहीं आप की आई साइट नहीं है, आप गाड़ी चला रहे हैं, तो क्या लगता है कि इंडिया में इन सब चीज़ों की कमी है कि ये सब जॉब के लिए भी एक दायरे सेट होने चाहिए और एक फिज़िकली फिट होना चाहिए, तो उसकी कमी या एजुकेशन की कमी? नहीं, सिस्टम में इस चीज़ को दूसरे तरीके से समझना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में कोई भी मतलब इतना काम है ना, ड्राइवर्स इतने चाहिए, इतने वॉचमैन चाहिए, इतने, और लोग अच्छा पैसा भी देने को तैयार हैं। कोई ऐसा नहीं कि पैसा देना नहीं चाहता है। ये दोनों भी मिथक हैं। मैं इसके मतलब फेवर में ज़्यादा नहीं बात करना चाहता हूँ। लोग अच्छे लोगों को पैसा देना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हम अपनी प्रॉब्लम को बताना नहीं चाहते हैं। जैसे हमको आँख की प्रॉब्लम है तो मैं डॉक्टर के पास जाके इलाज नहीं कर पाऊँगा। ऐसा नहीं कि सब इलाज महंगे हैं, सरकारी अस्पतालों में जाएंगे तो आपको कम पैसे में भी इलाज हो जाता है। सबसे बड़ा कारण होता है हमारी कंप्रोमाइज़ करने की टेंडेंसी, नेगलेक्ट करने की। अरे ठीक है, हमको आई साइट है, एक दिन में ख़राब नहीं होती है, धीरे धीरे ख़राब होने से अपने लोगों को लगता है अच्छा ठीक है अभी तो थोड़ा दिख रहा है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी यहाँ तक दिख रहा है, वहाँ तक, और बाद में ऐसा
एक लेवल आ जाता है कि जहाँ पर हम ज़्यादा समस्या में फंस जाते हैं और उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन, पहले ही लेवल पे प्रिवेंशन, करना हाँ। चाहिए। आप जैसे कोई ड्राइवर है, उसने साल भर में समझो आप हज़ारों रुपए कमाते हो, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि ड्राइवर कम पैसे कमाता है। हाँ हाँ, कमाते तो थे। सरकारी अस्पताल में जाके अपनी आँख का इलाज कराने में, चेक करने में क्या नुकसान है? सरकारी अस्पताल में तो फ्री होता है। एक बार साल भर में जाए, 1 घंटे का टाइम लगेगा, आँख चेक करके आ जाएगा। नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उसको लगता है कि हमारी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि उसको कमाना खाना तो ड्राइविंग करके ही है ना। तो ये जो नेचर है वो क्या है ना, कंप्रोमाइजिंग नेचर है। एज ए कस्टमर हमारे पास जिम्मेदारी है, जब भी हम कैब में बैठे हैं, आप ड्राइवर को पूछो कि भाई तूने मेडिकल टेस्ट कराया कि नहीं कराया कभी, तुम्हारा साल भर का टेस्ट है कि नहीं है। अब आप वो कैब में जाते हो तो नीचे ड्राइवर का फीडबैक लिखते हो, ये 5 स्टार ड्राइवर है, 3 स्टार ड्राइवर है। आप उसके फीडबैक में लिखो कि ये ड्राइवर ने मेडिकल चेकअप 5 साल से नहीं चलाया है, तो कैब ऑपरेटर वो मेडिकल चेकअप कराएगा। उनके लिए तो कंपलसरी है। एज एन एम्प्लॉयर दे आर बाउंड टू चेक गेट द मेडिकल टेस्ट डन। क्योंकि हम डिमांड नहीं करते तो हमको मिलता नहीं है। आप अगले बार अपने दोस्तों को भी बता दो ना, अपने दर्शकों को भी बता दीजिए कि जब भी वो कैब में बैठेंगे, आप कैब वाले से पूछो कि भाई तुम्हारा मेडिकल चेकअप हुआ कि नहीं हुआ है, कब किया था। तो वो ज़रूरी भी तो नहीं है कि वो उस टाइम पे सच बोले आपको। हाँ ठीक है, सच नहीं बोलेगा तो आप उस पर लिख दो कि मैंने इसको पूछा था। आप फीडबैक लिखते हो ना ड्राइवर का, हाँ, तो कॉम्प्लीमेंट में लिख दो कि आई आस्क्ड द ड्राइवर फॉर द मेडिकल चेकअप, ही सेड यस इट इज़ डन, प्लीज ऑपरेटर वेरीफाई वेदर इट इज डन और नॉट। समझ गया? आप एक बार ये करके तो देखिए। जब आप एक बार, मतलब वैसा बोलते हैं ना कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आप एक बार करके तो देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके करने से आपके टाइम में, जैसे आपने इंसिडेंट बताया कि उसको मिर्गी आ गई और प्रॉब्लम हो गई, आपसे पहले आने वाले पैसेंजर अगर ये ड्राइवर को 4 बार पूछ लेते हैं कि तुम्हारा कोई मेडिकल बैकग्राउंड तो नहीं है, और आपके आने वाले पैसेंजर 4 लोग उसका फीडबैक दे देते हैं कि इसका मेडिकल चेकअप नहीं हुआ है, तो शायद ये सिचुएशन में आप नहीं फंसती थी। तो किसी और ने नहीं किया, आप फंस गए। आप नहीं करेंगे कोई तो और आपके फंस जैसा जाएगा। और कोई और फंस जाएगा। तो इसके लिए मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे स्कूल को, चाहे होटल को लेकर, जहाँ भी आप सर्विसेज एंजॉय कर रहे हैं, आप उससे सेफ्टी से रिलेटेड एक सवाल ज़रूर पूछिए, एक सवाल, और ज़्यादा मत पूछिए। उसके ऊपर आपको चूँकि सेफ्टी एक्सपर्ट नहीं है तो आप बहस भी नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, बहस करना हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आप एक सवाल पूछिए कि भाई मैं होटल में गई और इसके पास में फायर ऑडिट का रिपोर्ट हमको नहीं मिला, आप वो रिपोर्ट पर डाल दीजिए। गूगल रिव्यू करते आप गूगल रिव्यू पर डाल दीजिए, आप डालो तो। और ये डालने के बाद जो रिजल्ट होगा वो देख लेंगे क्या होता है, पर आप ये शुरुआत कर दीजिए। अपने दर्शकों को भी मेरी तरफ से अपील कर दीजिए, मैं तो कर ही रहा हूँ कि आप कैब इस्तेमाल करते हैं, ड्राइवर को हेल्थ के लिए पूछिए, ड्राइवर ने कैसे ड्राइविंग की वो लिख दीजिए, ठीक है। होटल में गए, फूड सेफ्टी का लाइसेंस है कि नहीं आप लिख दीजिए, फायर सेफ्टी का ऑडिट हुआ कि नहीं लिख दीजिए। सोसाइटी में अपने सेक्रेटरी चेयरमैन को पूछिए कि भाई इसका ऑडिट कब हुआ है और कब होगा, ये सेफ्टी ऑडिटर। और ऐसा नहीं कि साल भर में ऑडिट होगा, आप उसको बोलो, मैं तो बोलता हूँ कि ऑडिटर को 1 महीने में बुला कैसे घुमा लो, समझ गया। उसके लिए जो 100-200 रुपये का कंट्रीब्यूशन आएगा मैं देने को तैयार हूँ। तो अगर आपको थोड़ा पैसा दे के और सुकून और सेफ्टी मिल रही है तो मेरे हिसाब से ये कोई डील बुरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद क्योंकि जान पर बात आ जाती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अनुपम जी, एक चीज़ और, जैसे कि मैं रोड्स की पहले बात कर रही थी, तो अक्सर ये होता है कि अब फ्लाईओवर्स बहुत सारे बने होते हैं, बड़े बड़े हाईवेज़ हैं, तो जो अक्सर हम ड्राइव करते हैं, इतने सारे रास्ते याद करना पॉसिबल नहीं होता, लोग गूगल मैप का सहारा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गूगल मैप देखते देखते हम कहीं किसी और रास्ते में चले गए, फ्लाईओवर्स में इधर उधर, क्योंकि वो भी ढंग से कभी कभी बता नहीं पाते, उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो क्या लगता है कि ये जो रोड सेफ्टी को लेकर है, एजुकेशन भी एक ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या होता है कि हम प्रोडक्ट तो बना देंगे, जैसे आजकल के ज़माने में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, एसी फ्रिज तो जाने दीजिए, उसके अलावा भी जिसमें कई बार हम देखते हैं ब्लास्ट हो जाता है ओवर हीटिंग की वजह से, प्रोडक्ट बना देते हैं, प्रिकॉशंस भी उसमें लिख दिए जाते हैं, लेकिन एज अ कंज्यूमर हम हमेशा उस प्रिकॉशंस को पढ़ते नहीं हैं। हमको बस पता होता है कि कैसे ऑन होगा, कैसे ऑफ होगा, कैसे हमारा काम उससे निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन की भी कमी आपको लगती है इन सब चीज़ों में, कि बेसिक से हमें स्टार्ट करना चाहिए और स्कूलों में भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, बच्चों को शुरू से सिखाना चाहिए? ये देखिए क्या होता है, हमारे ज़माने में एक बात होती थी, दादाजी और नाना जी बोलते रहते थे, पढ़े होना ज़रूरी नहीं है, कड़े होना ज़रूरी है।
पढ़ाई के साथ साथ स्किल होना आपको स्किलफुल ज़रूरी होना है। ज़रूरी है। अब वो स्किल क्या होती थी, आज के ज़माने में तो ये नया वर्ड आ गया, हम देख रहे हैं कि स्किल स्किल स्किल। ये पहले पुराने ज़माने में स्किल जैसा कुछ नहीं होता था। आप काम करो और बस वो सीख जाओ, और वो इतना आप मास्टर हो जाओगे कि आपको कुछ लगता ही नहीं था कि कोई चीज़ भी है। अब क्या हुआ, उसको हम सिखाना चाह रहे हैं, उसको बताते हैं कि नहीं नहीं आप स्किल सीख लो। जैसे अभी बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल सीखो, प्रेजेंटेशन स्किल सीखो। ये कुछ नहीं दी, ये आपका लाइफ स्टाइल है, किस तरीके से आप बात करते हो, किस तरीके से रहते हो, किस तरह से अपने आप को सामने वाले को प्रेजेंट करते हो, ये आप उसको बताते हैं दिस इज़ द प्रेजेंटेशन स्किल। ऐसे ही ये नॉर्मल लाइफ में लाइफ स्किल्स की भी ज़रूरत आ गई। आप गूगल तो यूज़ कर रहे हो, लेकिन गूगल कहाँ जा रहा है? अब नॉर्मली आजकल क्या हो गया कि आपने गूगल लगा लिया और खाली गूगल पर देखते रहते हैं। और ये मैंने एक टेंडेंसी देखी लोगों की, जिस रास्ते से वो लोग रोज़ आते जाते रहते हैं, उनको उस रास्ते में कौन सी जगह पे कौन से आइसक्रीम शॉप है, कौन सा पार्लर है, कहाँ पे मतलब दुकान है, कहाँ पे कौन सा शोरूम है, ये भी याद नहीं होता है। जब उनको बताओ कि यार हमको ये शोरूम अच्छा अच्छा, तो रोज़ रास्ते पे पड़ता है। तो ये क्या हुआ कि हमने टेक्नोलॉजी के चक्कर में पड़ के अपना कॉमन सेंस गिरवी रख दिया है। बिल्कुल। एंड ये जो पूरा कॉमन सेंस है ना, वो गूगल ने हाईजैक कर लिया है और हम उसके भरोसे हो गए। आप न्यूज़ में हर दिन बताएंगे कि वो गूगल से जा रहा था, उसके रास्ते से जाते जाते नाले में गिर गया, वो सड़क के नीचे चला गया, वो तालाब में गिर गया, वहाँ गिर गया। अरे भाई, आप गूगल के ऊपर इतना भरोसा कर रहे हो, तो सामने कभी रुक के जो रास्ता आपको नहीं मालूम है, वो किसी पान वाले से पूछ लो कि भाई मेरे को वहाँ जाना है, बिल्कुल, कोई ये ढाबे वाले ये से करना पूछ तो लो। छोड़ ही दिया है हमने। बिल्कुल। तो जब हमने ह्यूमन इंटरेक्शन छोड़ दिया है, तो डिपेंडेबिलिटी हमारी टेक्नोलॉजी पे हो गई। टेक्नोलॉजी पे अब चूंकि टेक्नोलॉजी तो वापस ह्यूमन डिपेंडेबल ही है। टेक्नोलॉजी लाया कौन? आदमी लाया। आदमी लाया। और आदमी को से आपने उसको दूर कर दिया, तो नुकसान किसका होगा? आदमी का ही होगा। तो जब भी आप टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा करो, तो उस पर करो, मैं उस पर मना नहीं करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ उसको चेक तो करो कि वो टेक्नोलॉजी जो सही बता रही है वो है कि नहीं है। अगर समझो मेरे केस में, अगर मेरे को कहीं जाना पड़ता है, मेरे को दिल्ली से नोएडा जाना है, और मैं पूछूं कि मेरे को सेक्टर 62 में जाना है, इधर इधर जा रहा है, तो मैं अपने पहले नोएडा में रहने वाले किसी रिश्तेदार को फ़ोन करके पूछता हूँ कि ये जो गूगल बता रहा है वो ऐसे ऐसे बता रहा है, ऐसे जाऊँ कि ना जाऊँ? तो वो बताता है कि नहीं, यहाँ से जाने के बजाय आप इधर से जाओ। अच्छा, यहाँ से जाने के बजाय आप उधर से जाओ। तो जब हमको समझ आता है कि वहाँ से जाने के बजाय इधर जाना है, तो फिर वो गलती नहीं होती, फिर हम चेक कर लेते हैं कि गूगल ने सही बोला है कि गलत बोला है। इस तरह से तो कभी भी इसमें जब भी आप मतलब गूगल के ऊपर या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, तो पूरा उसके ऊपर डिपेंड होकर मत कीजिए, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाइए, और फिर सही तरीके से इस्तेमाल करना आपको आएगा। बिल्कुल। अब अनुपम जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा, और जो कुछ आप भी बताना चाहेंगे, क्योंकि दर्शकों को ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद मैं ना पूछ पाऊँ, दर्शकों के बहुत सारे सवाल हो, लेकिन जब आपके पास ज़रूर होंगे। मेरा ये सवाल होगा, जैसे कि फायर सेफ्टी विभाग हो गया, या जो भी सेफ्टी एक्सपर्ट्स का काम होता है, कोई घटना के बाद तो हम उनका काम देख पाते हैं, जैसे आग लग गई तो आग बुझाने आप पहुँचे, या कहीं एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ रेस्क्यू के लिए पहुँचे, लेकिन क्या कोई घटना के पहले भी उनका कुछ काम होता है? प्रिवेंशन के लिए क्या कुछ काम होता है, कैसे कर सकते हैं, और लोगों को अवेयर करने के लिए कैसा काम चलता है उनका? इसका मैं आपको जवाब दूंगा। अभी तक क्या था कि सरकार ने, मतलब आप सेफ्टी को देखेंगे तो दो सेक्शन होते हैं। एक जो इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइज सेफ्टी का काम है, जैसे फैक्ट्रीज हो गए, केमिकल फैक्ट्री हो गए, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट हो गया, प्लास्टिक फैक्ट्री हो गए, ऑयल सेक्टर की कंपनीज हो गए, या कंस्ट्रक्शन की साइट्स भी जो हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट के रूल हैं, उनके कानून हैं, और वो कानून का पालन करने के हिसाब से ही वहाँ पर काम हो सकता है। अगर आप वो कानून पालन नहीं करेंगे तो फिर आपको काम करने के लिए मना हो जाएगा। अच्छा। लेकिन जो दूसरा सेगमेंट है, जहाँ पर जो सिविल सोसाइटी है, वहाँ भी कानून है, फायर सेफ्टी का कानून है, मोटर ट्रैफिक के लिए मोटर व्हीकल एक्ट है, यहाँ भी कानून है। लेकिन यहाँ पर कानून का पालन ना करने के लिए हमको लिबर्टी है, किया तो भी ठीक है, और नहीं किया तो जब होगा तो फिर अपने को भरना पड़ेगा। तो ऐसा यहाँ पर सेगमेंट है। तो प्रोएक्टिवली हमको सेफ्टी को अपने लाइफ स्टाइल में और अपने कल्चर में लाना पड़ेगा, ताकि ये नुकसान न होने पाए। अब ये जो प्रोएक्टिव एक्शन है ना, यही आपका बचाव है। बाद में तो दुर्घटना होने वाली है, और दुर्घटना का कारण निवारण और इन्वेस्टिगेशन वो तो गवर्नमेंट करती रहेगी। पहला वाला स्टेप आपके हाथ में है, बाकी के दूसरे और तीसरे और फिर आपके हाथ में नहीं है। तो जो पहला वाला सेक्शन है, जहाँ पर हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ के थ्रू, ऐसा जो हमारा इंस्पायर सेफ्टी फाउंडेशन है, हम उसके थ्रू यही करते हैं कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, अलग अलग सोसाइटी में फायर ट्रेनिंग देना, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की ट्रेनिंग देना, ट्रैफिक सेफ्टी की ट्रेनिंग देना, और अलग अलग एक्टिविटीज़ में उनको
अपने साथ इंक्लूड करके सिखाते हैं कि सेफ्टी कोई मतलब बाहर की इंजीनियरिंग नहीं है, ये आपकी लाइफ स्टाइल है, आपके लाइफ का पार्ट है। और इसमें हम लोगों को सब इकट्ठे करके लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, सेफ्टी को एज ए कानून, एज ए मतलब रूल्स समझाना लोगों को मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह के गाने बनाते हैं, अलग अलग तरह के मीडियम यूज़ करते हैं। तो आजकल हमने एक गाना बनाया हुआ है, काम करो अच्छा अच्छा हमार भाई मानो सुरक्षा। तो वो यूट्यूब पे और यहाँ पे चल रहा है। आपको भी मैं बताऊंगा कि आप अपने दर्शकों को सुनाना होगा ना। तो उसमें हमने ये प्रोजेक्ट किया है कि सेफ्टी तो आपको काम तो अच्छा करना है, लेकिन सेफ्टी को मानना भी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी जब आप सेफ्टी मानेंगे तो आपका काम और अच्छा होगा। अच्छा, सेफ्टी मानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपके ऊपर आपकी फैमिली डिपेंड है, आपके ऊपर आपके माँ बाप डिपेंड है, आपके ऊपर आपकी प्रॉपर्टी और घर और जायदाद सब डिपेंड करती है। तो अगर आप ही नहीं रहेंगे तो आपका कुछ भी नहीं है। तो सेफ्टी आप है, और जब सेफ्टी आप फॉलो करेंगे तो ये पूरी दुनिया का आपको मज़ा भी आएगा। ये हमारा आपको बोलना रहेगा। जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उन्हें क्या आप कुछ कहना चाहेंगे सेफ्टी को लेकर, और किस तरीके से वो अपने आप को भी एजुकेटेड रख सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को भी एजुकेटेड रख सकते हैं? हाँ, आपके दर्शकों को मेरा एक ये अनुरोध रहेगा कि जैसे मैंने बताया कि सेफ्टी क्या है, आप 3 बातें जो मैंने पालन करने के लिए बताया कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आप खुद को बचाइए, अपनी गलती से दूसरे को बचाइए, और दूसरे की गलती से खुद को बचाइए। ये 3 चीज़ों का आप हमेशा सुबह शाम ख्याल रखिए। जब भी कोई काम करने जाएं, ये तीनों बातों को 1 2 3 टिक कर लीजिए कि आपकी वजह से आपका नुकसान तो नहीं हो रहा है, आपकी वजह से किसी और का नुकसान तो नहीं हो रहा है, और किसी और की वजह से आपका नुकसान तो नहीं होने जा रहा है। ये 3 चीज़ों का ख्याल रखिए। दूसरा, जहाँ पर आपको लगता है कि आप कुछ ले रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो सामने वाला जो सर्विस दे रहा है, जिससे आप सर्विसेज हायर कर रहे हो, आप उससे पूछो कि भाई आप जो सर्विसेज दे रहे हो वो सेफ़ है कि नहीं है। होटल में आप जाओ, होटल वाले से सेफ्टी के लिए पूछो। कैब में आप बैठो तो कैब का सर्टिफिकेट या ड्राइवर का फिटनेस सर्टिफिकेट पूछो। आप सेफ्टी को लेके जितना कंसर्न होंगे, वो कंसर्न को दिखाना जो अलग चीज़ है, और उस पर सवाल करना आपको ज़रूरी है। सवाल करना आपका हक है। सेफ्टी आप डिमांड करेंगे तो सेफ्टी सप्लाई में आएगी। डिमांड सप्लाई का रेशियो ऐसे होता है, जब आप डिमांड करेंगे तो सप्लाई आना शुरू होती है। जब तक हम सेफ्टी को डिमांड नहीं करेंगे, सेफ्टी सप्लाई में नहीं आएगी। और अगर सेफ्टी नहीं आएगी तो फिर आप पैसा दे के अपने लिए मुसीबत मोल रहे हैं, और मुसीबत मोल ना लें, यही मेरा आपको अनुरोध रहेगा। आप मांगें, सेफ्टी डिमांड कीजिए, सेफ्टी से रिलेटेड सवाल पूछिए, और अगर आपको जवाब मिल गया तो ठीक है, जवाब नहीं मिल गया तो मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ। आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूँगा, और हम सब मिलके ये देश को दुर्घटना से मुक्त देश बनाएंगे। एक दिन आप ऐसा सोचिए कि हम न्यूज़ देख रहे हैं, हम समाचार पढ़ रहे हैं, और हमको कोई भी दुर्घटना से रिलेटेड किसी की डेथ हुई है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा कोई न्यूज़ ना मिले। ये जो हमारा न्यूज़ 18 चैनल है, ये सारी खबर कवर करे, लेकिन एक्सेप्ट वो खबर कवर किया, लेकिन पूरी हिंदुस्तान में कोई भी खबर ऐसी नहीं मिली कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। मैं वो दिन का इंतज़ार करूँगा, और वो दिन तक आपसे बात करता रहूँगा। बिल्कुल, हमारा तो काम ही है लोगों तक खबरें पहुंचाना, लेकिन हम भी ऐसी खबरें नहीं पढ़ना चाहते या लोगों को बताना चाहते हैं। अनुपम जी, आपसे बात करके एक चीज़ ये समझ आई मुझे और दर्शकों दोनों को कि सिर्फ जीना नहीं, सेफली जीना बहुत ज़रूरी है, और किस तरीके से सुरक्षा, सेफ्टी हमारा बेसिक हक है, हमारा बेसिक राइट है। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को एजुकेटेड रखना, अपने आसपास के लोगों को एजुकेटेड रखना, और सबसे बड़ी चीज़ सवाल पूछना, अपनी सेफ्टी के लिए सवाल पूछना। मेरे के हिसाब से दर्शकों के भी बहुत सारे सवालों का जवाब उन्हें मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया अनुपम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर दर्शकों को कुछ और सवाल है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या कुछ आपके सवाल है, क्या कुछ आपको इस पॉडकास्ट में अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।